हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी बार में। आज की क्लास में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन यानी कि मोशन को ग्राफ के जरिए किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। देखिए, अब जैसे कि मोशन के हम ग्राफ पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले जैसे मोशन में डिस्टेंस होती है, स्पीड होता है, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब के ग्राफ भी होते हैं, यानी ग्राफ से इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसे अगर हम ग्राफ के जरिए देखें, यानी कि डिस्टेंस का टाइम से डिवाइड हो रहा है और फिर जो वैल्यू आ रही है उसे हम स्पीड के नाम से जान रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहलाता है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड निकल कर आती है। दो तरह के होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। यूनिफॉर्म स्पीड वो होती है कि जो लगातार, मतलब जैसे टाइम अगर बढ़ता जाए तो स्पीड भी उतनी ही बढ़ती जाए, घटे बढ़े नहीं। यानी तो अगर टाइम सेम है तो स्पीड भी सेम होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 1 सेकंड में मान लीजिए 4 मीटर चल रही है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो अगले सेकंड में भी 4 मीटर चलेगी। लेकिन अगर 2 सेकंड में 4 मीटर चल रही है तो अगले 2 सेकंड में भी 4 मीटर चलेगी। इस तरह से अगर टाइम बढ़ता जाएगा तो स्पीड भी टोटल फिर 8 मीटर हो जाएगी। तो इस तरह से ये बढ़ती चली जाती है स्पीड। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि टाइम अगर उसका मतलब जैसे 1 सेकंड में 4 मीटर है तो अगले सेकंड में वो 4 मीटर नहीं चलेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, या तो 3 चलेगा या 5 चलेगा, इससे ज़्यादा या इससे कम, लेकिन वो सेम नहीं चलेगा। उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इस तरह से निकालते हैं। यहाँ पर एक्स एक्सेस होती है ग्राफ में और वाई एक्सेस होती है। एक्स एक्सेस कहते हैं जो हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है और वाई एक्सेस कहते हैं जो वर्टिकल सरफेस होती है। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में ग्राफ बनते हैं। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है उसे हम टाइम लेते हैं और वर्टिकल एक्सेस को यहाँ पर डिस्टेंस लेते हैं। तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में जो बीच में आती है वैल्यू वो यूनिफॉर्म स्पीड है। और दूसरा यहाँ पर हमने ग्राफ लिया, इसमें हमने हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है वो टाइम ली और वर्टिकल सरफेस डिस्टेंस, तो इसमें नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इस तरह से कर्व में आ जाती है। और निकालते हैं हम इसको कैसे, जैसे यहाँ पर ये डिस्टेंस है और ये यहाँ पर है टाइम, तो हमें यूनिफॉर्म स्पीड निकालनी है। तो अगर इसी डिस्टेंस जितनी अगर हम इसको इस तरह से यहाँ पर बना दें तो जितनी ये दूरी होगी उतनी ही यहाँ पर होगी सामने, क्योंकि अगर हम एक लाइन यहाँ से भी इस तरह से जोड़ दें तो ये एक रेक्टेंगल यानी तो स्क्वायर जैसा हो गया। इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम होती हैं। तो अगर मान लीजिए ये वाली जो साइड अगर ये एक्स है तो ये वाली भी एक्स होगी, और ये वाली अगर वाई है तो ये वाली भी वाई होगी। तो हमें एक साइड ये पता चल जाएगी गिवन रहेगी जो क्वेश्चन में, और ये पता चल जाएगी। तो हाइपोटेनस हमें निकालनी है, तो इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल सकते हैं। और इसमें हम कैसे करेंगे, हमें बार बार ट्रायंगल बना रहे, पहले ये बनाएंगे हम, फिर हम ये बनाएंगे जहाँ पे भी सरफेस जो है वो सेम आ रही हो। फिर इसके बाद हम इस तरह से निकाल के हम इसको मतलब पूरे को निकाल के और फिर हम इसको माइनस करते जाएंगे या ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का निकल आता है। तो ये होते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है स्पीड टाइम ग्राफ। चलिए जानते हैं स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होता है। देखिए, हम जानेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। देखिए, स्पीड टाइम ग्राफ होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है कांस्टेंट स्पीड के लिए, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले अगर हम कांस्टेंट स्पीड के लिए देखें, इसका मतलब ये होता है कि स्पीड कांस्टेंट है, मतलब ना ही घट रही है ना ही बढ़ रही है, जितनी है उतनी ही है स्पीड, ना ही घट रही है ना ही बढ़ रही है, बस टाइम बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड और टाइम से तो हम इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस समय ये पता चल जाएगा कि जितनी स्पीड चली है कांस्टेंट और टाइम है तो इसके बीच की यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगी। तो अगर हम इसको पॉइंट ले लें यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, तो ये इसे हम डिस्टेंस कह सकते हैं। और फिर दूसरा ग्राफ है यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पर हमने टाइम और स्पीड लिया है, तो स्पीड को अगर हम वेलोसिटी मान लें और इस पॉइंट को हम मान लें ओरिजिन, तो ये यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी की शुरू में है स्पीड, तो वो अगर 0 रहेगी तो स्पीड और टाइम के बीच में इस तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी। तो इसे निकालने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे इमेजिनरी और एक यहाँ पर लाइन बनाएंगे। तो इस तरह की हमने लाइन बना दी। इस पॉइंट को हम P, इसे Q, इसको हम दे देंगे R। तो ये हमने नेम दे दिए पॉइंट के। तब यहाँ पर या तो स्क्वायर का हम पूरा एरिया निकाल के और फिर हाफ करके ट्राइंगल का एरिया निकाल के ये लाइन निकाल लें, और या नहीं तो अगर हमें ये दोनों वैल्यू पता हो तो इसका और इसका सेम हो जाएगी वैल्यू, तो टाइम और ये वाली वैल्यू में पता चल जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकाल लें। तो इस तरह से हम स्पीड और टाइम से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। फिर है तीसरा यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, मतलब कि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि टाइम तो बढ़ ही रहा है
लेकिन स्पीड जो है वो हर एक यूनिट टाइम में घट रही है यानी तो बढ़ रही है। मतलब वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि 1 सेकंड में अगर मान लीजिए 5 मीटर चल रही है, 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, तो अगले सेकंड में वो 5 मीटर नहीं चलेगी, या तो 4 चलेगी, या तो 6, या तो 3, या तो 7, घटेगी नहीं तो बढ़ेगी, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो इसे भी अगर हम 0 मान लें, यानी 0 है यहाँ पर स्पीड, तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। तो इसे अगर हमें निकालना होगा तो हम इस तरह से अपने ऐसे रेक्टेंगल बना के इस तरह से निकालेंगे। इसी तरह से पिछली जो अभी हमने ग्राफ देखा डिस्टेंस टाइम वाला, उसमें भी हम इसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए निकालते हैं, और इसमें निकालेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। तो ये होते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के 3 ग्राफ, देख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये जो ग्राफ देखे ये थे कि स्पीड मतलब इंक्रीज़ होती जा रही है, यानी टाइम तो इंक्रीज़ हो ही रहा है, उसके साथ स्पीड भी इंक्रीज़ होती जा रही है। कांस्टेंट है नहीं, कांस्टेंट के लिए इस तरह का होता है, स्पीड बढ़ रही है और टाइम के साथ, हर एक टाइम के साथ, यूनिट टाइम के साथ स्पीड सेम है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और अगर यूनिट टाइम के साथ स्पीड सेम नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब अभी स्पीड तो बढ़ रही है सब में, लेकिन अगर बढ़ नहीं रही होती है तो ये इस तरह से नीचे आ जाता है। अगर स्पीड बढ़ नहीं रही होती है तो ग्राफ जो होता है वो इस तरह का हो जाता है नीचे, और इसमें जो होता है ग्राफ वो इस तरह का हो जाता है, इस तरह का, ऐसा। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा हो जाता है, यूनिफॉर्म में इस तरह का हो जाता है। तो अभी जो हमने ग्राफ देखे, ये देखे कि ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। तो अब हम देखते हैं कि अगर 0 ना हो इनिशियल वेलोसिटी तो कैसा ग्राफ होगा। देखिए हम देखते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, जब u 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब कि थोड़ा सा वो चल चुका है। तो ये आप ब्लैक कलर से जो हाईलाइट आप देख पा रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी वो यहाँ पर चल के फाइनल वेलोसिटी बन गई है, और फिर यहाँ से वो स्पीड से टाइम से रिलेटेड यहाँ पर स्टार्ट हुआ है चलना। यानी पहले वो इस तरह से चला था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और फिर इसके बाद यहाँ पर स्पीड और टाइम के साथ यहाँ पर हो गई एक्सेलरेशन। तो ये हमें निकालनी होती है, तो यहाँ पर हम इस तरह की एक लाइन बना देते हैं। तो इस पॉइंट का हम दे देंगे यहाँ पर नाम A, यहाँ पर C। तो ये जो हम लाइन निकाल लेंगे इससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी एक्सीलरेशन हुई है। ये है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और बीच से हमें पता चल जाएगा कि स्पीड और टाइम के बीच में कितनी डिस्टेंस आई है, ये, और यहाँ से यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो ये होता है स्पीड टाइम ग्राफ, जबकि u 0 के इक्वल नहीं होगा। तो अब क्योंकि हमने सारे ग्राफ पढ़ लिए हैं, चलिए तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन को, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था, इक्वेशन ऑफ मोशन को अब हम ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करना सीखेंगे। देखिए अब इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो उनमें हम सबसे पहले यहाँ पर लेने वाले हैं v इक्वल टू यू प्लस टी। इसे अब हमें ग्राफिकल मेथड से हमें इसे ड्राइव करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लास्ट वाला जो भी हमने हाल ही में ग्राफ पढ़ा उससे हम यहाँ पर करेंगे। तो अभी ये अधूरा ग्राफ है, इसे अभी हमें पूरा बनाना है। तो ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये आ गया यहाँ पर a, इसे मान लिया हमने ये a है, a से डिनोट करते हैं। अब यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से लाइन बना दी, और ये यहाँ से लाइन बना दी, और फिर एक इसे हमने यहाँ से ज्वाइन कर दिया। अब ये यहाँ पर पूरा बन गया है। तो ये जो रहेगी, ये जो डिस्टेंस, ये u रहेगी, क्योंकि अगर 0 से स्टार्ट होके एक पॉइंट तक आ रहा है तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसके बाद जितना भी चल रहा है वो फाइनल वेलोसिटी होगी। तो अगर हम ये u को 0 मान लें तो फाइनल वेलोसिटी पूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, यहाँ तक अगर चला है तो यहाँ तक की होगी पूरी v। तो इसलिए ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ये वाली, ये कहलाएगी v। तो ये पूरी v रहेगी अगर u 0 है, और u अगर 0 नहीं है तो ये u हो जाएगा। और फिर हम इस पॉइंट के नाम दे देंगे, जैसे a, यहाँ पर हम ले लेते हैं b, यहाँ पर c, और यहाँ पर d। तो इस तरह की हमने पॉइंट यहाँ पर ले लिए। अब हमें इससे ड्राइव करना है इक्वेशन को। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस टी लेना है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर अब हमें गिवन क्या है। हम फिर से गिवन देखेंगे तो इससे हमें वैल्यू पता चल जाएगी कि कौन से यहाँ पर जो वैल्यू है वो किस वैल्यू को डिनोट करे। जैसे ए ओ, या चलिए ओ ए ले लेते हैं, ओ ए, तो ये है यहाँ पर u। फिर यहाँ पर बी सी है v, बी सी इज इक्वल टू v। और हम बी सी को किस तरह से लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं इस तरह से। तो हम इसे इस तरह से लिख देंगे, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। और अब अगर हम इसमें ये वैल्यूओं को अगर पुट करें तो किस तरह से आएगा, बी सी है v, बी सी की जगह आ गया v, और बी डी। तो अब देखिए बी डी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये है ओ ए और ये है बी डी। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है ए डी बी ओ। तो इसकी जो अपोजिट साइड होंगी वो इक्वल होंगी, सामने सामने वाली जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी।
यानी ओ ए इज इक्वल टू बी डी होगा, ये हम कह सकते हैं। यानी कि यू ओ ए है और यू बी डी भी है, तो यहाँ पर बी डी की जगह हम यू लिख सकते हैं, यू लिख दिया। और फिर डी सी हमें पता नहीं है तो इसलिए हम इसे डी सी ही लिख देंगे। तो ये इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब देखेंगे हम और क्या क्या गिवन है। देखिए यहीं पर लिखेंगे सबसे पहले तो ओ बी टाइम यहाँ पर गिवन है, तो ओ बी इज इक्वल टू ए डी भी है इसके इक्वल, ये एक रेक्टेंगल है तो ये साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, तो इसलिए ओ बी के इक्वल में हम ए डी लिख सकते हैं, ए डी, इसके इक्वल में हम लिख सकते हैं टी, और फिर हम लिखेंगे ए, तो ए सी यहाँ पर ए है। अब यहाँ पर ये सारी वैल्यू आ गई। अब हमें ये इक्वेशन को प्रूफ करना है, तो पहले तो हमने इतनी इक्वेशन बना ली, v इज इक्वल टू यू प्लस डी सी। अब अगर हम a को देखें तो हम a कैसे निकालेंगे, देखिए अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। अगर हम a निकालें तो a है यहाँ पर ए सी। अब ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, कभी हमने जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा है कि जो स्पीड होती है अगर हम उसका टाइम से डिवाइड कर दें तो वह एक्सेलेरेशन आ जाता है। स्पीड या वेलोसिटी एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ही डायरेक्शन है, डायरेक्शन की बात हो नहीं रही है, इसलिए स्पीड हम ले लें, तो स्पीड अपॉन टाइम कर देंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। स्पीड यहाँ पर डी सी अगर हम ले लें और डी सी का हम डिवाइड कर दें ए डी से, तो यहाँ पर ए निकल आएगा। ये वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ये वाला, ये पूरा नहीं लेना, ये ट्राइंगल लेना है, केवल इतना इतना हमने ट्राइंगल लिया। तो डी सी का अगर हम ए डी से डिवाइड कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ए सी को जो कि ए है लिख सकते हैं डी सी अपॉन ए डी, और ए सी यहाँ पर ए है, डी सी लिखेंगे, और ए डी यहाँ पर है टी। अब अगर हम इस टी को यहाँ पर ले जाएं तो यहाँ पर ये डिवाइड में डी सी के साथ यहाँ पर जाएगा तो ये इनटू में हो जाएगा, तो ए इंटू टी ए टी इज इक्वल टू डी सी। तो ये यहाँ पर आ गई डी सी की वैल्यू, डी सी की वैल्यू में पता चल गई। अब हम इस डी सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी सी इन इक्वेशन 1। अगर हम डी सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करें तो v इज इक्वल टू यू प्लस डी सी की वैल्यू है ए टी, तो ए टी, तो ये यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ड्राइव हो जाती है ग्राफिकल मेथड से, देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना देखते हैं। देखिए अब जैसे कि दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे हमें करना है ग्राफिकली प्रूफ। तो ग्राफ तो हम वही लेंगे, सब इक्वेशनों में हमें ग्राफ वही लेना है। अब हम इसे प्रूफ इस तरह से करेंगे, यहाँ पर एस है यानी हमें निकालनी है डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में होती है, डायरेक्शन अब हम यहाँ कहाँ क्या देखें, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है इस पूरे ग्राफ में कितनी डिस्टेंस हुई, तो डिस्टेंस हम यहाँ पर लेंगे ए ओ बी सी का एरिया अगर हम निकालें तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये अभी जो मैंने आपको ग्राफ बताई ये थोड़े रफली बस आपको समझाने के लिए बताई, ये जो ग्राफ होते हैं हायर क्लास में होते हैं उनमें मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी आप ये समझ लें कि ए ओ बी सी का अगर हम एरिया निकालें तो डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे, मतलब लिखेंगे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी सी, यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो ए ओ बी सी का अगर हम एरिया निकाल लें तो निकल आएगी। तो ये ए ओ बी सी है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है ए डी बी ओ और यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है ए डी सी। तो अगर इन दोनों का एरिया निकाल के अगर हम इनको ऐड कर दें तो ए ओ बी सी का पूरा एरिया निकल आएगा, यानी डिस्टेंस निकल आएगी। तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, एस, इसको हम मान लेंगे एस, तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी सी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ यहाँ पर ए ओ बी डी प्लस एरिया ऑफ यहाँ ए डी सी, तो ए डी सी। तो ये अब हमें इन दोनों का एरिया बस निकालना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले एरिया ऑफ ए ओ बी डी, यानी पहले हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ए ओ बी डी। तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बना दी मैंने, एल इंटू बी। तो रेक्टेंगल यहाँ पर ए ओ बी डी है, इसका एरिया आएगा एल, यानी लेंथ है यहाँ पर
टी आ गया, इनटू ब्रीथ है यहाँ पर बी डी, यानी तो ओ ए मान लें तो यू आ गया, यानी एरिया ए ओ बी डी का आ गया टी इंटू यू, टी यू लिख दें, यानी तो अब इक्वेशन में यू टी है तो इसलिए हम यू टी ले लेते हैं, तो यू इंटू टी तो यू टी। तो ये हमें एक चीज़ पता चल गई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये इक्वेशन बन गई हमारी 1, इक्वेशन 1 मान लिया। देखिए अब हम यहाँ पर निकालेंगे एरिया ऑफ ए डी सी। तो ए डी सी का हमें एरिया निकालना है, ए डी सी का, इस वाले ट्राइंगल का। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखें तो ये है ए डी सी ई, एक रेक्टेंगल के एरिया के हाफ जस्ट, यानी अगर हम ए डी सी ई एक रेक्टेंगल है, अगर इसका एरिया निकालें उसका हाफ कर दें तो ए डी सी का एरिया निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए डी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी सी ई का हाफ, ये लिख सकते हैं। तो अब एरिया ऑफ ए डी सी हम किस तरह से लिखा लेंगे, लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी ए डी इंटू डी सी अपॉन 2। ए डी यहाँ पर हम टी ले सकते हैं, अपोजिट साइड है टी ले सकते हैं, तो टी इंटू डी सी की वैल्यू अभी हमने जब पिछली इक्वेशन प्रूफ करी तो ए टी निकाली है, ए टी अपॉन 2। अब ये ए टी का टी में 2 होगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, टी का स्क्वायर अपॉन 2। तो ए टी स्क्वायर अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 1/2 ए टी स्क्वायर, लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया, फिर से अगर हम वही एग्जाम्पल लें कि अगर 2/2 लिखा हुआ है तो हम इसे 2 का हाफ भी लिख सकते हैं, आंसर 1 ही आना है। तो इसलिए यहाँ पर भी हमने हाफ ए टी स्क्वायर लिख लिया, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर एक और स्टेप लिखेंगे, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये यहाँ पर दूसरी इक्वेशन भी मोशन की प्रूफ हो जाती है, इस तरह से देख सकते हैं। चलिए अब थर्ड और लास्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। देखिए अब जैसे कि तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसे हमें करना है ग्राफिकली प्रूफ। तो ये वाली जो हम प्रूफ करने वाले हैं तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, ये जैसा भी हमने दूसरी इक्वेशन करी ड्राइव उसी तरह से ये भी होती है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे हमने दूसरी इक्वेशन में हमने एरिया लिया था ए ओ बी सी का, लेकिन उसमें मैंने ना ही इसे कोई फिगर मतलब इसे कोई शेप तो माना नहीं था कि ये ए ओ बी सी किसी शेप का है, बस मान लिया था कि इसका एरिया निकाल लें तो डिस्टेंस निकल आएगी। तो इसमें भी रहता तो ये डिस्टेंस के लिए ही है, इसलिए इसमें भी हमें एरिया ऑफ ए ओ बी सी ही लेना है, लेकिन इस बार हम इसे फिगर का कुछ नाम भी देंगे, एक शेप लेंगे ए ओ बी सी। तो अगर आप इसको इस तरह से रोटेट कर दें 90 डिग्री पर तो ये कुछ इस तरह का एक शेप आपको देखने को मिलेगा, इस तरह का ये शेप मिलेगा जिसे अपन ट्रेपीजियम के नाम से जानते हैं। ये जो शेप होता है इसे अपन कहते हैं ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इसे कहते हैं जिसकी ये वाली जो साइड होती है और ये वाली, ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होती है, इक्वल नहीं होती, पैरेलल होती है। और अगर हम इसके पॉइंट लें तो ये वाला ए पॉइंट है तो ये ए, ये ओ, ये वाला बी तो ये बी, ये वाला सी तो ये सी। और इसमें अगर हम वैल्यू देखें तो ये वाली वैल्यू है यू, ये वाली जो वैल्यू है ये है टी, ओ बी टी है, तो ये वाली जो वैल्यू है बी सी ये है वी। तो अब हमें इसका एरिया निकालना है, लेकिन हमने दूसरी इक्वेशन में कैसे किया था, कैसे हमने एक जगह रेक्टेंगल मान लिया था और एक जगह हमने इसे ट्रायंगल मान लिया था, लेकिन इसे हमें ब्रेक नहीं करना, ना ही रेक्टेंगल में ना ही ट्रायंगल में, डायरेक्टली अब हमने इसे मान लिया कि ये ट्रेपीजियम है, लेट कर लिया है कि ये ट्रेपीजियम है, तो डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा के हमें इसका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ड्राइव करनी है। तो हम निकालेंगे इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इस तरह से ट्रेपीजियम ए ओ बी सी। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 और ऊपर में 2 होता है इसके सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, फिर इसमें ऊपर ही इंटू होता है हाइट का। तो ये होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ पर ट्रेपीजियम ए ओ बी सी है और हाफ ऊपर जो पैरेलल साइड्स हैं, तो एक साइड है ओ ए, एक साइड है बी सी, तो यहाँ पर आ जाएगा ए ओ या ओ ए भी लिख सकते हैं, और बी सी और इनटू में हाइट, ये है हाइट इसकी, तो ये है ओ बी, तो ये आ गया यहाँ पर ओ बी।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे द एरिया ऑफ फिर 1/2 जहाँ का था वैसे ही रहेगा। ए ओ यहाँ पर है यू प्लस बी सी यहाँ पर है वी और ये ओ बी यहाँ पर है टी। अब यहाँ पर जो टी है इसकी वैल्यू जैसे कि हमने अर्थमेटिकली में भी जब प्रूफ किया था तो हमने इस टी की वैल्यू को हमने लिया था टी इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। और ये इसकी वैल्यू कैसे आई थी ये मैंने उस वीडियो में बता रखा है जिसमें हमने अर्थमेटिकली प्रूफ करी थी, तो आप इससे देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो टी की वैल्यू ये है, इसे हमने यहाँ पर पुट करना है। तो 1/2 वी प्लस मतलब यू प्लस वी इंटू में वी माइनस यू अपॉन ए, तो ये होल में आ गया इसलिए वी माइनस यू अपॉन ए। अब हम इसका इंटू कर देंगे तो 1/2 फिर यू का पहले वी में इंटू होगा फिर यू में इंटू होगा फिर वी का वी में इंटू होगा और फिर यू में इंटू होगा। तो पहले तो 2 का यहाँ पर ए में नीचे इंटू हो जाएगा तो 2a हो जाएगा और ऊपर u का पहले v में इंटू होगा तो uv फिर u का माइनस u में इंटू होगा तो माइनस u स्क्वायर। फिर यहाँ पर प्लस है ये प्लस है तो प्लस v का v में इंटू होगा तो v स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस v का u में इंटू होगा तो uv और ये आ जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट। तो यहाँ पर इंटू हमने नीचे कर ही दिया है। तब ये है प्लस का uv और ये है माइनस uv, तो ये आपस में कट जाएंगे तो ऊपर बचेगा माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो प्लस को हम पहले लिख दें माइनस को बाद में लिख दें तो यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a और इस 2a को अगर हम यहाँ पर भेज देंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा 2a इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पर s कहाँ गया तो यहाँ पर s है इसके साथ s भी इंटू में है क्योंकि ये जो एरिया ऑफ ए ओ बी सी है ये s ही तो है। डिस्टेंस निकालेंगे हम तो ये s है इसलिए इसकी यहाँ पर हर जगह पर s है तो ये s यहाँ पर इसके इंटू हो जाएगा। तो इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी वी स्क्वायर, इसको यहाँ पर भेज दें इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से ग्राफिकली मेथड से प्रूफ हो जाती है, लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो और ये चैप्टर मोशन कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ जो कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द प्रेस करें जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।